यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना जो थ्योरी का लेक्चर रह रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया, कॉस्टिंग का भी और एफएम का भी। तो जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थे सब मैंने पढ़ा दिया वहाँ पे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। ठीक, देखो चैप्टर नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। उसमें भी जो पहला यूनिट है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि नेशनल इनकम निकालना सीखोगे आप यहाँ पे। ठीक ये चैप्टर की पूरी ओवरव्यू है कि चैप्टर में इतने कंटेंट है। पहला है कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक, वो मैंने यहाँ लिखा है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। थर्ड है रेसिड्यूअल्स, रेसिड्यूअल टॉपिक में हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है नेशनल इनकम के। उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस की नेशनल इनकम निकालने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं, ठीक, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया में नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट और कुछ की टर्म्स मीन्स कुछ ऐसे डिफरेंस या कुछ ऐसी डेफिनेशन जो कि एग्जाम में पूछते रहते हैं बार बार। लास्ट में जो मैंने दिया है कि पूरी चैप्टर का एक छोटा सा समरी, अगर आप देखोगे, लुक एट दिस, पूरी चैप्टर की जो भी आप पढ़े उसकी छोटी सी एक समरी, जितने भी फार्मूलाज वगैरह है जो भी चैप्टर में ऊपर पढ़ा, एक बार इसको देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। ऐसे टाइप का मैंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू है। पहले तो स्टडी मैट का क्वेश्चन है, फिर पास्ट ईयर, फिर आरटीपी, सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक, आ जाओ। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ये फॉर्मेट बना है ना, हम पढ़ाई भी वैसे ही करेंगे। पहले बेसिक कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम निकालना देखेंगे, उसके बाद रिवीजन लेक्चर में रेसिड्यूअल टॉपिक देखेंगे। इकोनॉमिक्स में जनरली एक क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का आता है। कभी कभी कोई कैलकुलेशन आया जो अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, हो सकता है 5 मार्क्स का है। दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स। बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते कि ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क का दिया, नहीं। तो इसीलिए एक तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं, और उतनी बड़ी भी कंटेंट नहीं है। दूसरी कि ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। यू कैन समराइज, जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से एक लिमिट वे में समराइज करके बढ़िया से पढ़ना है। क्यों? ये ज्यादा मार्क्स का पूछेगा ही नहीं, तो मैं 2-2 पन्ने लिख के क्या करूंगा, है कि नहीं। आ जाओ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑफ द टॉपिक, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। देखो, कहते हैं ना कि मन के मति न चलिए, मन के मति अनेक, जो मन पे अवसार हो सो साधु कोई एक। यानी कि ये एक दोहा है जिसमें कह रहे हैं कि मन के अनुसार इंसान को तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन का क्या है, आज ये करने वो कर रहा है, कल वो करने वो करेगा। मन का तो चेंज होता रहता है कि नहीं। आपको ऐसे ही है सॉरी, आपको ध्यान देना है कि आपको अपने मन के अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार चलना है। दिमाग को सब पता है सही क्या है गलत क्या है, पर मन क्या करेगा, मन तो आपको वही चीज बोलेगा जिसमें आराम हो, जो शॉर्टकट हो, जिसमें ज्यादा एंटरटेनमेंट हो, अम्यूजमेंट हो। ठीक, तो मन के अनुसार नहीं जीना है, मन को अपना गुलाम बना के जीना है। आ जाओ यहाँ पे। सॉरी, बेसिक कंसेप्ट में जो पहला है दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, है कि नहीं। लैंड होना पड़ेगा, लेबर जो काम करेंगे, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस यूनिट चाहिए, है कि नहीं। सेम चीज लिखा है, इनपुट दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बारी बारी टिक कराने से बढ़िया है मैं आपको समझा दूं, उसी तरीके से मैं समझाता हूँ जिस तरीके से इसमें मैंने लिखा हुआ है अपने बुक में। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको यूज कर रहे हो, बदले में उनको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। सेम चीज लिखा है यहाँ पे। लैंड के बदले क्या यूज देते हो आप? रेंट। लेबर को वेजेस। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस एंटिटी है वो क्या लेता है? प्रॉफिट। ठीक, मार्केट प्राइस आओ,
क्या अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे गुड्स को बेच देंगे? नहीं। क्यों? इसमें ये सारी चीज तो जुड़े हैं, पर एक चीज नहीं जुड़ा है। क्या? सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आप जीएसटी का नाम सुने होंगे, वो भी तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो जोड़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो घटाना पड़ेगा, तब आएगा मार्केट प्राइस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, ये टोटल को बोलते हैं ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखोगे, छोटी छोटी चीज याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स दो किस्म से हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ सकता है। एक तो प्रोडक्ट टैक्स, दूसरा टैक्स एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्ट टैक्स देखो गुड्स एंड सर्विसेज बनने पे लगता है, जैसे कि जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक, पहले हुआ करता है सर्विस टैक्स, अब जीएसटी आ गया है, सिंस ये पुराना ही चीज को इंस्टीट्यूट कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। और टैक्स एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो पहले इन चीजों को पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि लाइसेंस भी हो गया, म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी को जो पेमेंट करते हैं वो हो गया। देखो प्रोडक्ट टैक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे ज्यादा लगेगा, कम तो कम। और ये टैक्स एंड प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब गुड्स जो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है, वन टाइम पेमेंट है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आप चाहे 2 बनाइए गुड्स या 100 बनाइए। ठीक, ध्यान रखना। अब आता है जीडीपी, इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। देखो, एक डोमेस्टिक टेरिटोरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब जिस पीरियड के लिए हम जीडीपी निकाल रहे हैं, अगर क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो उस क्वार्टर में कितने गुड्स एंड प्रोड्यूस हुए हैं, अगर साल का निकाल रहे हैं तो साल में कितने गुड्स एंड प्रोड्यूस हुए हैं, वो सारे लेते हैं जीडीपी के अंदर। ग्रोस ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है? सर, जो भी प्रोडक्शन है वो ताकि गुड्स का हो सकता है, सर्विस का। गुड्स ताकि कंजम्पशन वाले हो सकते हैं, खाने पीने वाली, या फिर मशीनरी हो सकती है जिसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, है कि नहीं? अब देखो इनको प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल गुड्स यूज भी तो होते हैं, फिक्स एसेट यूज होते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन नहीं घटाना बोल रहा है, ग्रोस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, इसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो एक डोमेस्टिक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटोरी में प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब जिसके लिए आप निकाल रहे हो। डेप्रिसिएशन नहीं घटाना है अभी, ग्रोस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन भी तो होता है फिक्स एसेट का, है कि नहीं? तो उसका डेप्शन अभी घटाने नहीं है इसमें जीडीपी में। अब देखो जीडीपी वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। समझ रहे हो? ये कैसे निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस? सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो जो कि पूरी देश में प्रोड्यूस हुए, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दो, इसी को जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ग्रोस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। बताओ, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाना हमने सीखा। क्यों घटाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन? क्योंकि आपके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ब्रेड बना रहा हूँ, तो मेरे लिए आटा जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वो घटाऊंगा। ब्रेड अगर 20 रुपया में बना के बेच रहा हूँ, आटा 12 रुपया में खरीदा था, तो सिर्फ 8 रुपया में जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये 12 रुपया क्यों मैंने घटाया? क्योंकि मेरे लिए इनपुट था ना, पर किसी और के लिए तो आउटपुट होगा, जिसने मुझे आटा बेचा उसके लिए तो जीडीपी में ऑलरेडी काउंट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए फाइनल आउटपुट क्या है? आटा, है कि नहीं? तो डबल काउंटिंग हो गई कि नहीं? वो भी अपना जीडीपी में, वो भी अपना आउटपुट में दिखाया, मैं भी अपने आउटपुट में उसको इंक्लूड करके दिखाऊंगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी जीडीपी में। टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ ना इकोनॉमी में, ये देखते हैं। देखो, जीडीपी में कुछ चीज नहीं लिया जाता, ठीक, ये अभी देखते हैं। इसके लिए एक चीज पढ़ाना पड़ेगा आपको। पहला तो जितने भी इलीगल एंड नॉन रिपोर्टेड ट्रांजेक्शन होते तो है, वही वैल्यू क्रिएट होते हैं, और जीडीपी में काउंट नहीं थे। नॉन इकोनॉमिक मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसके लिए हम चार्ज नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मेरे घर में मेरी मम्मी ने मुझे रोटी बना के खिलाया, सेल्स क्रिएटेड वैल्यू, आटा से रोटी बना दिया उन्होंने, और क्या मेरे से पैसे चार्ज करे? नॉन इकोनॉमी है। मान लो एक किसी का नाई का दुकान है, अपने घर में सबका बाल वो खुद ही काट देता है, सर्विस तो दे रहा है किसी और को देता तो वैल्यू क्रिएट होती, जीडीपी में आता, पर वो
ऐसे लोगों को सर्विस दे रहा है जिनसे वो चार्ज नहीं करता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेते, अभी मैंने बताया था डबल काउंटिंग हो जाएगी। और सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेते, क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट हैंड वो बनी थी ना फर्स्ट टाइम, तब जीडीपी में काउंट हो गया था। दोबारा मान लो सेकेंड हैंड मार्केट में बिक रही है तब नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जीडीपी में काउंट है। ये ट्रांसफर पेमेंट देखो, चीज ध्यान रखो, ये फैक्टर्स है। देखो प्रोडक्शन के लिए अपनी सर्विस देते हैं फैक्टर्स, अभी हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बदले में हम उनको क्या देते हैं? पेमेंट, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट भी बोल रहे थे, है कि नहीं? मेरे लिए फैक्टर कॉस्ट है, ठीक। अब बताओ जितना जितना प्रोडक्शन में वैल्यू जनरेट होता है उतना एज हम फैक्टर कॉस्ट पेमेंट करते हैं, जो उनके लिए तो फैक्टर्स के लिए इनकम हो गई, फैक्टर इनकम, इसीलिए हम फैक्टर इनकम वर्ड यूज करते हैं, ठीक। बट कोई भी ऐसी पेमेंट जिसका पेमेंट तो हुआ है पर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसको नहीं लेंगे। अभी आप तीन तरीके से जब सीखोगे ना जीडीपी निकालना, तो आप एक फैक्टर इनकम वाला अप्रोच सीखोगे, ठीक, कि जितना इनकम दिया फैक्टर को वो सारे जोड़ दो जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। वो सारे जोड़ दो तो नेशनल इनकम वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ ये जो ट्रांसफर पेमेंट है, फॉर एग्जांपल पेंशन दे दिया, स्कॉलरशिप दे दिया, ये पेमेंट हम दे तो रहे हैं किसी का, बदले में सर्विस नहीं दे रहे हैं। क्या वो प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं? पेंशन दे रहे हो एक रिटायर्ड पर्सन को, वो थोड़ी ना देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको नहीं लेना है। वही पेमेंट को लिया जाता है। वैसे इस मेथड में तो उसकी जरूरत नहीं है, जो वैल्यू एडिशन हम जोड़ रहे हैं। लेकिन आप याद रखना आगे फैक्टर इनकम अप्रोच आएगा, इनकम अप्रोच आएगा, वहां पे मैं इस चीज को दोबारा पढ़ाऊंगा। जीडीपी कैलकुलेट करने टाइम कुछ चीजों को ध्यान देते हैं या फिर इनको इंक्लूड किया जाता है, ये से आप बोल सकते हो। जैसे एक तो करेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए निकाल रहे हो उसी पीरियड में जितना गुड्स एंड सर्विस बनी है वो ध्यान दोगे, वही लोगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विस मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं, सिर्फ वैल्यू एडिशन, ये चीज हमने पढ़ी अभी। नेट चेंजेज इन इन्वेंट्री और फाइनल गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक घटा दोगे तो इसको बोलते हैं चेंजेज, यही तो है वैल्यू एडिशन, है कि नहीं? प्रोडक्शन देखो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक होता है। सेल्स में जो ये नेट चेंजेज है, ये जोड़ने के बाद प्रोडक्शन आता है कि नहीं? हमें नेट चेंजेज लेना है। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब प्रोडक्शन में किन किन दायरों को कवर करेंगे उसको प्रोडक्शन मानेंगे। उसमें एक और चीज ध्यान देना है आपको प्रोडक्शन बाउंड्री में, कि सर जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं उसको भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है। डिप्रिसिएशन, जाहिर सी बात है डिप्रिसिएशन जीडीपी में अभी नहीं घटी होती है, वो ग्रोस है। ग्रोस नाम ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक टेरिटोरी में जो प्रोड्यूस हुए, ग्रोस का मतलब ग्रोस ऑफ डिप्रिसिएशन। देखो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जो भी हर एक साल जीडीपी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक, अगर करंट ईयर के ही प्राइस पे उनको मेजर करोगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप पढ़ रहे थे ना, करंट ईयर के प्राइस पे तो नॉमिनल जीडीपी। या फिर एक कोई बेस ईयर मान लो मैंने 2010 माना, कि 10/11 में जो प्राइस था इस साल में, है ना, इस साल में जो प्राइस था उसको मैं मान के हर एक साल का जीडीपी निकाल रहा हूँ, कि जो भी प्रोडक्शन हुई उस साल के ही प्राइस को बेस मान के जीडीपी निकाला, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। एक कांस्टेंट प्राइस को बेस मान लेते हैं, ठीक। अब बताओ इसमें क्या है कि आउटपुट इनटू प्रोडक्शन, आउटपुट इनटू प्राइस। अब देखो ये नॉमिनल जीडीपी है, आउटपुट नहीं भी चेंज हुआ ना तब भी ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का प्राइस लोगे हर एक साल प्राइस तो बढ़ रहा है, पर ये रियल जीडीपी में प्राइस हम कांस्टेंट रख रहे हैं, एक पर्टिकुलर साल का प्राइस ले लिया बेस प्राइस उसी को, तो आउटपुट में जब चेंज आएगा ना तभी ये जीडीपी बढ़ सकता है। यही दूसरे और तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन है कि नॉमिनल जीडीपी में अराइज विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, पर ये तभी अराइज होगा जब फिजिकल आउटपुट में वो हो। ये प्राइस से भी चेंज हो सकता है और ये सिर्फ क्वांटिटी से चेंज होगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे थे मार्केट प्राइस पे दिखाओगे तो उसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पे दिखाओगे बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा बताओ जीडीपी मार्केट प्राइस पे दिया हो, फैक्टर कॉस्ट पे लाना हो तो
हमें पता है ना सर, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में हम कैसे ले गए थे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी करा था तो मार्केट प्राइस। चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था मार्केट प्राइस, इंपॉर्टेंट भी मार्क करा था। तो बताओ फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो मार्केट प्राइस वाला जीडीपी घटा दो, इनडायरेक्ट सॉरी लो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स वाले सारे घटा दो और सब्सिडी जोड़ दो तो आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको ऐसे में निकाल सकते हैं। आपके लिए फैक्टर कॉस्ट है तो उस फैक्टर के लिए क्या है, फैक्टर इनकम। उस अप्रोच से देखो, हम लेबर को क्या देते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट में। इन तीनों को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। प्लस एक तो डिप्रिसिएशन भी जोड़ना पड़ेगा, जीडीपी है तो डिप्सन इंक्लूडेड होता है इसमें, और एक और चीज जोड़नी पड़ेगी, दैट इज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम मतलब वो इनकम जहां लेबर का इनकम कितना है और कैपिटल का इनकम कितना है डिस्टिंगाइज करना मुश्किल है, उसको मिक्स इनकम बोलते हैं। अब कैपिटल का इनकम होता तो इंटरेस्ट में जोड़ के ले लेते हैं, लेबर का होता तो कंपनसेशन ऑफ वेजेस एम्प्लॉइज में जोड़ के ले लेते हैं, पर मिक्स है तो इनमें नहीं लिया, अलग से ले लिया। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपना ही काम करता हूँ, कैपिटल भी मेरा लगा है और लेबर भी मैं ही हूँ, मतलब मैं ही काम करता हूँ उसमें। अब बताओ जो इनकम जनरेट हुई है वो तो कैपिटल का इनकम मानेंगे कि मेरे लेबर का, मिक्स इनकम मानेंगे। ये है जीएनपी। अभी हमने पढ़ा था जीडीपी, अब पढ़ने जा रहे हैं जीएनपी। क्या चेंजेज है सर, प्रोडक्ट ये सेम है, ये भी सेम है, इसमें जो चेंजेज है, अब डोमेस्टिक नेशनल हो गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ता है। यानी कि सर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें नेट फैक्टर इनकम अगर जोड़ देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में बनाना हो, नेशनल में बनाना हो इस डोमेस्टिक को, तो क्या करना पड़ेगा नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है, फैक्टर इनकम तो आप समझ ही रहे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं, फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारी देश की कंपनी हो या सिटीजन हो, विदेश से कितना फैक्टर इनकम कमाए वो ले लो, लेकिन जो फॉरेन वाले हैं वो भी तो हमारे कंट्री में कमा रहे हैं, वो घटा दोगे तो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है, एक तो नेट फैक्टर इनकम इसमें नहीं होता है जीडीपी में, इसमें लेने के बाद ही जीएनपी बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट है जीडीपी, क्यों, क्योंकि इसमें फैक्टर इनकम वो नहीं लिया है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। तीसरा देखो जीडीपी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर है सब ले रहे थे, चाहे वो अपने देश के इंसान प्रोड्यूस करे या विदेशी आके यहाँ पे प्रोड्यूस करे, सब जीडीपी में आ रहा था। यानी कि अर्निंग फ्रॉम करेंट प्रोडक्शन इन दैट एक्रू टू फॉरेन रेजिडेंट और फॉरेन ऑन फॉर्म ये भी ले रहे थे, पर इसमें नेट फैक्टर इनकम जब जोड़ते हैं तो जो फॉरेन वाले यहाँ पे कमाए हैं फैक्टर इनकम वो घटा देते हैं ना, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलता है, हमारे फैक्टर ने कितना कमाया लेस फॉरेन के फैक्टर ने यहाँ से कितना कमाया, तो वो इसमें एक्सक्लूड होता है। एनडीपी बताओ, जीडीपी हमने पढ़ा था, अब ये क्या है एनडीपी। एक तो डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक है तो जाहिर सी बात है फैक्टर इनकम तो नहीं जोड़ना, डोमेस्टिक में नहीं होता, नेट नेशनल में होता है फैक्टर इनकम, है ना। पर इसमें क्या चेंज हो गया, ग्रोस नेट हो गया, यानी कि डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो ग्रोस नेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेप्सन बस घटाना है जीडीपी में से ठीक। एनडीपी निकालना हो तो सर जीडीपी में से डेप्सन घटा देंगे। अच्छा मान लो एनडीपी मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, एनडीपी मार्केट प्राइस पे अगर फैक्टर कॉस्ट पे ले जाना हो तो सर मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा है पहले वो घटा दो और सब्सिडी घटा था वो जोड़ दो, तो ये आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं। याद आ रहा है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, चलो सिंपल है। वैसे ही देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये अभी मैंने बताया, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए वो फैक्टर कॉस्ट पे कितने हैं, ठीक।
अब प्लस इसमें वो जोड़ने हैं क्या नेट फैक्टर इनकम? नहीं, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है। इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि फैक्टर हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर के लिए क्या है? फैक्टर इनकम है कि नहीं? यहाँ देखो हमने फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या देखते हैं, एक तो एम्प्लॉय को देते हैं वो रेंट, किसको? लैंड के लिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इस ये प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, यानी कि वो इनकम जो ना तो लेबर में लिया ना ये लिया, क्योंकि हमें कंफ्यूजन था दोनों में से किस में ले, तो अलग से ले लिया है कि नहीं? डेप्सन जोड़ोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगला आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने शुरू में जीडीपी पढ़ा था। अच्छा, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम जोड़ना पड़ेगा। ओके, ग्रोस को नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। यानी कि सर जीडीपी में से पहले डेप्सन घटा दूंगा तो ये ऐसे, ये ऐसे ना करके ऐसे कर लो। सर जीडीपी में से पहले डेप्सन घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? एनडीपी। और इसमें सर नेट फैक्टर इनकम जोड़ दूंगा एबोर्ड से तो ये क्या आ जाएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, है कि नहीं? यही तो पढ़ रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, अभी मार्केट प्राइस पे निकालना पड़ रहा है। लिखा है देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एबोर्ड जोड़ना था ना, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन घटाने थे। समझ में आया? चलो, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनएनपी कैसे निकलता है। तो अगर एनडीपी है ना, सॉरी जीएनपी है ना, जीएनपी अगर आपको पता है तो एनएनपी करना है, ये जी को एन करना है तो डेप्सन घटा दो। मान लो आपको एनडीपी पता है, तब कैसे निकालोगे? सर ये डोमेस्टिक को नेशनल बनाने हैं ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट जोड़ दो। मान लो आपको सर जीडीपी पता है, जीडीपी, तो ग्रोस को नेट बनाने के लिए डेप्सन घटाना पड़ेगा और डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए ये जोड़ना पड़ेगा। यही मैंने यहाँ पे बताया है। अब आओ एनएनपी एट, ये मार्केट प्राइस था, फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं लोग। वैसे नेशनल इनकम एक डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट है, लोग बोलते तो हैं, कुछ लोग जीडीपी को ही नेशनल इनकम मान लेते हैं। आज कंट्री में देखो जीडीपी अनाउंस होता है, सब उसी को समझते हैं, हाँ यही देश की नेशनल इनकम है, ठीक, बट रियल में नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर आप पता हो तो फैक्टर कॉस्ट पे कैसे ले जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका कि जितने भी फैक्टर के इनकम है, जितने भी फैक्टर के इनकम है तो वो ले लो, है कि नहीं, प्लस उसमें कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट, तब भी निकल जाएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक। अगला आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम को पर पॉपुलेशन डिवाइड कर दोगे तो एक के हिस्से में कितना आता है। वैसे आपके बुक में ना रियल जीडीपी को ही डिवाइड कर दिया है पॉपुलेशन से, पर ये थोड़ा गलत है, लिखने को तो वो भी लिख देना आप लैंग्वेज में, बट रियल में क्या होता है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है उस चीज को, जीडीपी पर कैपिटा करके, पर ये जीडीपी पर कैपिटा नहीं, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, पर यही लिखना है आपको क्योंकि बुक में यही चीज दिया हुआ है। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम मतलब एक हाउस होल्ड को कितना इनकम जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। देखो नेशनल इनकम तो लेना ही है, ठीक, नेशनल इनकम जितना जनरेट हुआ है, पर कुछ ऐसे इनकम है जो इंसान कमाया, रिसीव हुआ है पर कमाया नहीं है, तो रिसीव हुआ है तो वो भी लेना है क्योंकि वो भी एक हाउस होल्ड को इनकम जनरेट हुई है कि नहीं। कौन से ऐसे इनकम है जो रिसीव तो होती है पर हम कमाए नहीं होते, जैसे पेंशन, सिक्योरिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ट्रांसफर पेमेंट, है कि नहीं, जिसके लिए हमने कोई प्रोडक्शन में मदद नहीं किया है, अपनी सर्विसेज नहीं दिए पर हमें पेमेंट मिला। और घटा दोगे कुछ ऐसे इनकम जो हम कमाए तो हैं पर रिसीव नहीं हुआ, कमाए हैं रिसीव नहीं हुआ, जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कि कंपनी में प्रॉफिट कमाए हैं पर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है।
ठीक। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो पैसा जो हम अब खर्च कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं, मेरे हाथ का पैसा। देखो जो भी पर्सनल इनकम होता है उसमें से पर्सनल टैक्स घटा दोगे, इंसान टैक्स पे कर देगा, तो बचा हुआ पैसा बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम उसको, ताकि वो खर्च करेगा कंजम्पशन पे या फिर सेविंग करके बाद में इन्वेस्टमेंट करेगा, है कि नहीं। यही चीज लिखा है, डिस्पोजेबल इनकम इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन या सेविंग। जो चीज आप पढ़ रहे हो वही चीज लिखा है, एक बार बस गो थ्रू कर लेना है, बुक में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। हमने अभी पता है क्या देखा है, हमने अभी देखा है ये, अब हम देखने जा रहे हैं ये कि नेशनल इनकम को निकालते कैसे हैं। नेशनल इनकम मतलब हमारे लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे कैसे निकलेगा, मान लो जीडीपी दिया हो तो मार्केट प्राइस पे, तो सर जीडीपी को पहले डिप्शन घटाऊंगा तो ये आ जाएगा एनडीपी, डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक को एनएनपी करना है ना, तो फैक्टर इनकम जोड़ दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड, तो ये जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है ना, तो एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दूंगा, दूसरा सब्सिडी जोड़ दूंगा, तो ये जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को सर बोलते हैं नेशनल इनकम। एग्जाम में कैलकुलेशन आए तो बस ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, जैसे अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। देखो रियल लाइफ में नेशनल इनकम तीन अप्रोच से निकाले जा सकते हैं। पहले देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछ सकता है, पूछा भी है, ठीक। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखो इधर जो डिफरेंस पढ़ रहे थे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंस। सर्कुलर फ्लो को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कैसे, जितना गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा उसके लिए हम फैक्टर को पेमेंट करेंगे, उतना ही उनके लिए फैक्टर इनकम जनरेट होगा। उस वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना जब फैक्टर इनकम, और जितना उनको इनकम जनरेट होगा, जैसे लैंड को रेंट, वेजेज लेबर को, इंटरेस्ट किसको, कैपिटल पे, एंड प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस यूनिट को, तो जो भी उनको फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है वो दो चीज कर सकते हैं, ताकि उसको कंजम्पशन पे खर्च करे या फिर सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करे। तो ये हमेशा फ्लो चली रहती है, कंजम्पशन पे खर्च करेंगे तब भी फिर उसके बाद प्रोडक्शन हमें करनी पड़ेगी, है कि नहीं। वो खर्च करेंगे तो पैसा आएगा ना हमारे पास, या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा। तो ये सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूअस चलते रहता है। तीनों तरीके से हम वो नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो प्रोडक्शन को लेके निकालोगे, सिंपल सी बात है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसको बेस मानो और एनएनपी तक आ जाओ, है कि नहीं। वैल्यू एडिशन लिया, फिर डेप्शन घटाओ, फिर नेट फैक्टर इनकम जोड़ो, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे। फैक्टर इनकम को लोगे सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दो, अपनी फैक्टर इनकम को जोड़ दिया तो फॉरेन से जो नेट फैक्टर इनकम आ रहा है उसको भी जोड़ दो, हो गया। कंजम्पशन को लोगे तो जितने भी कंट्री में कंजम्पशन हो रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट से, प्लस इन्वेस्टमेंट हो रहा है यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन होकर इन्वेस्टमेंट करी, वो जोड़ दो, प्लस एक्सपोर्ट जोड़ दो, है कि नहीं, और माइनस कर दो इंपोर्ट, तब आ जाएगा। तो तीनों तरीके से निकाल सकते हैं, बारी बारी देखते हैं। सर्कुलर फ्लो में तीन फेज हमने देखा था, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये यही लिखा है जो मैंने अभी पढ़ाया था। ये आउटपुट को या प्रोडक्शन को लेकर चलोगे, उस मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। इनकम वाले अप्रोच को इनकम मेथड, एंड खर्चे वाले अप्रोच को एक्सपेंडिचर मेथड। ये थोड़ा आप कंसेप्ट के लिए देख लेना, मैं सीधा आता हूँ। वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, जिसको बोलना मैं बोल रहा था कि प्रोडक्शन अप्रोच से अगर करते हैं तो सिंपल है, इस अप्रोच को ये भी बोलते हैं, ठीक। नेट आउटपुट या इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड। देखो स्टेप नंबर 1 में इस मेथड में नेशनल इनकम निकालने के लिए हम पूरी जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है ना उसको 3 सेक्टर में बांट देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। प्राइमरी का मतलब वो जो फर्स्ट टाइम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक।
जो रियल में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी है और उसी को यूज करके मैं बिस्किट बना दिया, मैं सेकेंडरी हूँ क्योंकि मैंने प्राइमरी सेक्टर का इनपुट को यूज करके अपना आउटपुट बनाया है। और सर्विस या टर्टियरी सेक्टर जो प्रोडक्शन नहीं करते, सर्विस देते हैं। और जो भी सेक्टर है उसको सब सेक्टर में बांट दो, बहुत सारे सब सेक्टर में, सब सेक्टर 1, सब सेक्टर 2 निकालने के लिए। इसको ग्रुप में बांट दो, बहुत सारे ग्रुप को फिर सब ग्रुप में बांट दो। अब निकालते कैसे हैं जीडीपी? हर एक सेक्टर का जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट है उसका वैल्यू एडिशन देख लो। वैल्यू एडेड कैसे निकाल रहे थे? ग्रोथ जीडीपी में वैल्यू एडिशन कैसे देख रहे थे? आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबका जोड़ दोगे तो इसका आ जाएगा, इसका सारे का जोड़ दोगे ग्रुप का तो एक उसका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सब सेक्टर का। सारे सब सेक्टर का जोड़ दोगे ऐसे ही निकाल के तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का आ जाएगा। ऐसे ही इसका करोगे, इसका करोगे, तीनों सेक्टर का जोड़ दोगे तो पूरा इकोनॉमी का आ जाएगा। तो पूरा वैल्यू एडिशन आपको पहले निकालना है। सारे सेक्टर का कैसे निकलेगा? उसके सब सेक्टर का वैल्यू एडिशन जोड़ दो। सब सेक्टर का कैसे? उसके भीतर जो ग्रुप है उसका जोड़ दो। ठीक, ग्रुप बनाना, सेक्टर बनाना जरूरी है कि डेटा को इजीली इंसान मेंटेन कर पाए कि हाँ किस किस सेक्टर से कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। ये लिखा है कि सब सेक्टर में और ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू एडिशन निकालते हैं हर एक प्रोडक्शन इंटरप्राइज को। कैसे? आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दोगे, या फिर एक और तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हो ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये टोटल प्रोडक्शन हो गया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दो। ठीक है, जब आ गया तो ये जो पता है ग्रोस वैल्यू एडेड, ये मार्केट प्राइस पे भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम फैक्टर कॉस्ट पे कर देंगे। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे ले जाना हो, इनडायरेक्ट टैक्स घटाना है, सब्सिडी जोड़ना है। अच्छा, ग्रोस वैल्यू एडेड को पता है, इसी को जीडीपी भी बोलते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रोस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, हमने ऊपर देखा था। तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो ग्रोस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट वैल्यू एडेड, यानी कि एनडीपी बोल सकते हो आप। एनडीपी आ गया। अब जब एनडीपी आ गया तो सारे सब सेक्टर का एनडीपी निकाल लिया, जोड़ दिया तो एक सेक्टर का एनडीपी आ जाएगा। वैसे ही सारे सेक्टर का जोड़ दिया तो टोटल कंट्री का एनडीपी आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे लिखा है। जब कंट्री का एनडीपी आ जाए तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ोगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बताओ, एनडीपी पता हो फैक्टर कॉस्ट पे? हमें क्या नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड जोड़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड का फर्क है। ऐसे आ जाएगा नेशनल इनकम। कुछ चीजों को इंक्लूड करना है ये मेथड से निकालते टाइम। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट बाय इंटरप्राइज, चाहे गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो या हाउस होल्ड, खुद से फिक्स एसेट बनाया, उसको भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया। जाहिर सी बात है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया, वो भी तो वैल्यू एडिशन में ऐड है कि नहीं? वो नहीं प्रोडक्शन करता, कहीं और से खरीद के लाता प्रोडक्शन बनाने के लिए, है कि नहीं? इम्प्यूटेड रेंट फॉर ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेज, अगर ऑनर का अपना ही ऑक्युपाइड हाउस है तो उसका भी इम्प्यूटेड रेंट देगा अगर वहां पे प्रोडक्शन कर रहा है तो। ठीक, इम्प्यूटेड मतलब नोशनल रेंट, उसको भी जोड़ेगा वैल्यू एडिशन में। इनकम मेथड, इनकम मतलब फैक्टर को जितना भी इनकम अराइज हुआ, जो लैंड का हम देते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, इंटरेस्ट कैपिटल पे, एंड एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉफिट, सबको जोड़ दो तो आ जाता है सबको जोड़ दो तो आ जाता है एनडीपी। ठीक है, और एनडीपी को एनएनपी करने के लिए फॉरेन से जो आ रहा है नेट फैक्टर इनकम वो भी जोड़ दो। जाहिर सी बात है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंट्री का फैक्टर इनकम जोड़ दो, फॉरेन से नेट में जो आ रहा है वो भी जोड़ दो तो आ गया नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड से उससे भी आसान है। ठीक, थोड़ा सा ये बेसिक है, ये आप पढ़ लेना।
देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जोड़ते हैं। तो वो इनकम मेथड में एक तो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाले जो है ना वो ऑलरेडी किसी ना किसी के लिए प्राइमरी है, तो डबल काउंटिंग ना हो जाए। दूसरा लेबर का इनकम जोड़ेंगे, नॉन लेबर का। नॉन लेबर में क्या है, जो इंटरेस्ट जोड़ रहे थे, प्रॉफिट जोड़ रहे थे, रेंट जोड़ रहे थे, वो नॉन लेबर इनकम है। मिक्स इनकम जोड़ते हैं, वो इनकम जो पता ही नहीं है लेबर में ले जाके जोड़े कि इंटरेस्ट में ले जाके जोड़े। तो सबसे बढ़िया मिक्स अलग हेडिंग बना लो और अलग से जोड़ दो। कुछ ऐसे इनकम को नहीं जोड़ते, याद है ट्रांसफर पेमेंट को मैं बोला था इनकम मेथड में बताऊंगा। जैसे कि हमने इनकम तो दिया फैक्टर को, पर वो नहीं लेना, जैसे ट्रांसफर पेमेंट। क्यों? उससे प्रोडक्शन में हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन की वजह से वैल्यू एडिशन हुआ, उसके बदले हम फैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं। पर अगर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो वो नहीं लेंगे। इलीगल इनकम नहीं लेते नेशनल इनकम में। सेकेंड हैंड गुड्स का नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट हैंड जब बना था काउंट हो गया था। शेयर बॉन्ड्स वगैरह का सेल ये नहीं लेते। जो उसमें सर्विस चार्ज होता है ना, कमीशन वमीशन, वो ले लेते हैं, एजेंसी सर्विस, ठीक। और गिफ्ट डोनेशन ये सब नहीं है। ये सब नहीं आता। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो सिंपल सी बात है, कंजम्पशन पे हाउस होल्ड कितना खर्चा किया प्लस गवर्नमेंट का कितना खर्चा है ये ले लो एक्सपेंडिचर, प्लस देश में कितना कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट हुआ ये ले लो, प्लस एक और चीज जोड़ दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को ना ई से नहीं एक्स से डिनोट करते हैं, तो आ जाएगा नेशनल इनकम। इसी को यहाँ पे लिखा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें दोनों है, गवर्नमेंट का भी और ये भी। चलो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ले लोगे आप, है कि नहीं। इसमें ध्यान ध्यान देने वाली चीज है, इट ऑल्सो इंक्लूड, देखो प्राइमरी प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस फॉर ऑन कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन के लिए जो प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी आपको लेना है। एक हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए दूसरे हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है वो भी आपको लेना है नेशनल इनकम निकालते टाइम। और फॉरेन फाइनेंशियल एसेट में जो नेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया लेस उन्होंने कितना हमारे फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, वो घटाने के बाद नेट लेना है। क्यों सर? इस इन्वेस्टमेंट में ना सिर्फ डोमेस्टिक जो कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रखी है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, ये ले रहे हैं। तो इसीलिए इसी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में ही हम नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं, इसमें ना लेके इसी में ले लेते हैं, ठीक है। चलो, और ये लैंड या बिल्डिंग पे जो हाउस होल्ड खर्च करता है कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, वो नहीं लेना है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जितने भी कंजम्पशन के खर्चे होते हैं, ये गवर्नमेंट वाले हेडिंग में मैंने बोला था गवर्नमेंट के भी खर्चे लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो पेमेंट करता है जैसे ट्रांसफर पेमेंट, ये सब नहीं लिया जाता इनकम, वो नेशनल इनकम निकालते टाइम, ठीक। तो गवर्नमेंट का आ गया। अब क्या लेना है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको क्या नाम से लिखा है बुक में, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जितने भी कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है, और वो फाइन ताकि मशीनरी इक्विपमेंट्स पे जो परचेज होके इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, है कि नहीं। या फिर खुद ही बना रहे हैं मशीनरी इक्विपमेंट, ये भी लेना है। नेट चेंजेज इन इन्वेंट्री हो गया, या फिर वैल्यूएबल चीजें पे जो परचेज किया, जैसे कि आर्ट एंड ज्वेलरी हो गया, वर्क ऑफ आर्ट हो गया, ये सारे कैपिटल फॉर्मेशन में आप लोगे। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। हेडिंग सही रखना जरूरी है कि प्राइवेट के खर्चे में कौन से डालेंगे, गवर्नमेंट के खर्चे में कौन से डालेंगे, और ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कौन से डालेंगे। उसके बाद क्या लेना था? उसके बाद लेना है सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक। ये सब सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा जीएन जीडीपी। और जीएनपी कैसे निकलता है? जीएनपी निकलता है सर नेट फैक्टर इनकम। अभी फॉरेन का इनकम जोड़ना है ना, तो उसको जोड़ देंगे तब, और यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम जोड़ दोगे तो जीएनपी आ जाएगा। और देखो ये तो अभी मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकलेगा? तो सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा के, नेट इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ और सब्सिडीज जोड़ दो। उसके बाद ये है जीएनपी। अभी इसको एनएनपी भी बनाने हैं ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो एनएनपी कैसे निकलेगा? तो सर ग्रोस को नेट बनाने के लिए डेप्सन आपको घटाने पड़ेंगे, ठीक।
ऐसे निकलता है। बस तीनों मेथड में याद रखना। अगर आप फॉर्मूला को देखो जो मैंने चार्ट बनाया है, इसको जरूर पढ़ना। सॉरी, तीनों मेथड से कैसे निकालते हैं ये मैंने यहाँ पे दिया है। प्रोडक्शन वाले या प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से पहले वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं, जो कि ऐसे निकलेगा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। फिर डेप्शन घटाओगे तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। फिर उसमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे घटा दोगे, नेट इनडायरेक्ट ऐसे घटा के। फिर उसके बाद सर ये डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फैक्टर इनकम जोड़ दोगे। इनकम मेथड से जितने भी फैक्टर को पेमेंट करी वो तो जोड़ ही दो सर, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड वो भी जोड़ दोगे तो आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट वाला, ये इस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही दोनों है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी, ठीक। प्लस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट ले लो तो ये आ जाएगा, ठीक। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड जो तो जीएनपी आ जाएगा, है कि नहीं। जीएनपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दोगे तो फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी हो जाएगा। और सर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे पता है, तो ये ग्रोस को नेट बनाने के लिए डेप्शन घटा दो। चलो, तो फॉर्मूला मेथड से क्विक रिव्यू आप कर सकते हो। रेसिड्यूअल में आओ। पहला है कि जीडीपी का लिमिटेशन बोले या चैलेंजेस बोले, या फिर जीडीपी किन चीजों को इग्नोर करता है। मतलब जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम ये चीज जीडीपी कवर नहीं कर पाता, कुछ दिक्कतें हैं जीडीपी में। पहला दिक्कत क्या, जीडीपी पर कैपिटा जो निकालते हैं, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेलफेयर। जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं कि जीडीपी पर कैपिटा निकाले और इतना आया तो आप सोच रहे हो कि सारे देश में लोग इतना ही कमा रहे हैं, नहीं। वेलफेयर का मेजर नहीं है। हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम अगर मान लो 10,000 आ रहा है कहीं का, कोई इंसान 1,000 भी नहीं कमाता हो और कोई इंसान 10 करोड़ कमाता हो, ठीक। तो वेलफेयर का मेजर नहीं है, इसके बावजूद सोसाइटी में वेलफेयर नहीं हो सकता है, जीडीपी भले ही ज्यादा हो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है सिस्टम्स में, है कि नहीं, जो टेक्नोलॉजी है कैलकुलेट करने का। गवर्नमेंट से कुछ प्रोडक्शन हिडन हम बचा लेते हैं तो वो जीडीपी में तो काउंट ही नहीं होता होगा। नॉन मार्केट प्रोडक्शन देखो, एंड नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमी के लिए जरूरी तो है पर जीडीपी में नहीं आते, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं है, वो मार्केट में चीजें बिकती नहीं है। जैसे वेलफेयर, जैसे ये क्या लिखा है, हेल्थ ऑफ सिटीजनशिप। जो हेल्थ ऑफ सिटीजन है, कंट्री सिटीजन है, देखो कंट्री सिटीजन का हेल्थ ये भी जरूरी है कि नहीं देश के लिए, पर ये जीडीपी इस चीज को कंसिडर ही नहीं करता, क्योंकि ये क्वालिटेटिव फैक्टर है। जीडीपी तो सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को, कि कितना प्रोडक्शन हुआ देश में गुड्स एंड सर्विसेज को, इस चीज को बस ध्यान देता है, ठीक। एजुकेशन लेवल, पॉलिटिशियन का पार्टिसिपेशन कैसा है, ठीक। तो इन सब चीजों को जीडीपी ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन वोडक्शन या नॉन मार्केट की जिसकी प्रोडक्शन हो रही हो वो सारी चीज ये नहीं है। डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर टाइम, देखो लीजर टाइम में होता क्या है कि लॉस टाइम है, टाइम लॉस हो गया। जितना ज्यादा देश में काम होगा, वर्क आवर होगा, उतना ही ज्यादा जीडीपी होगा, है कि नहीं, प्रोडक्शन होंगे। और लॉस आवर में प्रोडक्शन तो नहीं होते, पर लॉस आवर में एक डिसयूटिलिटी, असंतुष्टि आता है इंसान में, और उस चीज को जीडीपी ध्यान नहीं देता, सिर्फ देखता है कि अरे लॉस आवर हो गया, जीडीपी में कमी आएगी, क्योंकि जीडीपी में प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी कम हो जाएगा। इकोनॉमिक बैड्स, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो इकोनॉमी के लिए गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। बैड जैसे कि कुछ ऐसे भी तो प्रोडक्शन हो सकते हैं जिससे क्राइम बढ़ता हो, पोल्यूशन बढ़ता हो, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता हो। इन सब चीजों को भी जीडीपी वैसे ही देखता है जैसे इकोनॉमिक गुड। जैसे हेल्थ सर्विस, सर्विस तो है जीडीपी में आता है, पर वो इकोनॉमिक गुड्स है। तो इसके लिए बस प्रोडक्शन जरूरी है। कुछ लोग वॉलेंटियरली काम कर देते हैं और उसके लिए रिन्यूमरेशन नहीं लेते, अपनी सर्विस के लिए रिन्यूमरेशन नहीं लेते। जैसे मैं एनजीओ में जाके अगर काम करता हूँ, वहां पे कोई पैसे नहीं लेता, तो जीडीपी इस चीज को कंसीडर नहीं करता। मेनी थिंग दैट कंट्रीब्यूट टू, अगला वही है कि बहुत सारी चीज जो इकोनॉमी को वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट तो करते हैं, पर जीडीपी की लिमिटेशन है कि उन सब चीजों को ये ध्यान नहीं देता। जैसे लीजर टाइम में, अरे प्रोडक्शन नहीं हुआ पर उस लीजर टाइम में कोई सोशल काम कोई कर रहा हो तो
वो भी तो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। ठीक, वैसे ही जेंडर इक्वालिटी, ये सारे चीज जो इकोनॉमी में जरूरी है, और इन सारी चीजों को जीडीपी कंसिडर नहीं करता। जीडीपी एक और चीज की डिस्टिंगाइज नहीं कर पाता, क्या? प्रोडक्ट दैट मेक्स बेटर ऑफ, वो प्रोडक्शन दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग वर्स ऑफ। प्रोडक्ट दैट मेक्स अस बेटर ऑफ, प्रोडक्शन दैट मेक्स अस बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो इंसान में वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन की जो सर्विस है इंसान को वैल्यू एडिशन करता है। हेल्थ सर्विसेज, इन का अलग लेवल है कि नहीं? और देखो कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं या फिर सर्विसेज होते हैं जो इंसान में वैल्यू एडिशन नहीं करता, पर वैल्यू डिक्रीज होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं देगा, पर आपातकालीन में बचाएगा आपको अगर कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो। दोनों प्रोडक्ट में कोई डिस्टिंगाइज नहीं है, दोनों अगर सर्विस है तो जीडीपी एज इट इज, एक जीडीपी के लिए बस वैल्यू है, बस एक नंबर है और कुछ नहीं है। अगला है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन या मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एंड चैलेंजेस। वो देखो वो क्या था, चैलेंजेस से कंफ्यूज मत होना, वो चैलेंजेस था जीडीपी का, ये मेजरमेंट का है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक देखो चैलेंजेस क्या होते हैं और डिफिकल्टीज क्या होते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले जो दिक्कत आती है ना, उसको बोलते हैं चैलेंजेस, और स्टार्ट कर दो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो दिक्कत आता है उसको बोलते हैं डिफिकल्टीज। चैलेंजेस मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने जा रहे हो, सोच रहे हो कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या दिक्कत आएगा? एक तो देखो डेटा का मिलना बहुत मुश्किल है, इन एडिक्वेट डेटा, लोग सब रिकॉर्ड नहीं रखते। नॉन मोनेटाइज सेक्टर है, चारों ओर मोनेटाइज सेक्टर नहीं है, बहुत जगह तो लोग सामान लेते हैं उसके बदले ही सामान दे देते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे ही चीज है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम नहीं होती क्योंकि लोग इलिटरेट है, उतने समझदार नहीं है। ठीक, प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है कि कौन सी इनकम में इसको डाले, कौन से फैक्टर इनकम में, है कि नहीं? एक्यूरेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि डेप्शन घटाते हैं ना जीडीपी निकाल, सॉरी नेशनल इनकम निकालते टाइम, पर डिप्रिसिएशन कितना कंज्यूम हुआ है ये भी एक्यूरेट निकालना बड़ी मुश्किल है। तो जीडीपी निकालने के लिए ये चैलेंजेज है कि अगर जीडीपी मेजर करने जा रहे हैं तो ये सब दिक्कत आएंगे ये इंसान को। डिफिकल्टीज मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको क्या फर्क, मतलब क्या दिक्कत आएगी जीडीपी मेजर करते टाइम। एक तो देखो लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन है? कोई बोलता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम, कोई बोलता है जीडीपी, इसी को मैं नेशनल इनकम। ठीक, तो लोग अलग अलग जो हमने टर्म्स पढ़े थे उसी को नेशनल इनकम मानता है, तो किसको मानेंगे, ये दिक्कत है। कई बार फाइनल गुड और इंटरमीडिएट कंजम्पशन डिस्टिंगाइज करने में दिक्कत हो जाता है। इंटरमीडिएट को हम फाइनल गुड समझ के ले लेते हैं, है कि नहीं? पर हमें तो फाइनल गुड्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाने हैं। ट्रांसफर पेमेंट का इश्यू आता है, कई बार कितने ट्रांसफर पेमेंट छूट भी सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट हमें पता करने में कितने किस्म के कितना ट्रांसफर पेमेंट है, दिक्कत आ सकता है। ड्यूरेबल गुड्स, जो गुड्स की लाइफ लंबी होती है उसमें दिक्कत क्या है कि कई बार वो डबल काउंटिंग हो जाती है। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स मतलब बहुत बार बहुत साल चलता है तो वो गलती से डबल काउंटिंग हो सकती है। वैसे ही है। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एज कांस्टेंट प्राइस, यानी कि बेस प्राइस पे अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, नेशनल इनकम, मान लो जीडीपी हमने से देखा था ना कि बेस प्राइस पे भी एक कांस्टेंट प्राइस पे निकाल सकते हैं। अब करंट ईयर में कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यूएशन करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। गवर्नमेंट सर्विसेज का वैल्यूएशन करना, सर्विस का वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी ना मार्केट प्राइस पे, क्यों? क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे निकालोगे तभी तो बाद में फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे। ठीक, तो वैल्यूएशन करने में दिक्कत आ सकती है। सिग्निफिकेंस देखो, सिग्निफिकेंस बोले, इंपॉर्टेंस बोले, यूजफुलनेस बोले कि जीडीपी निकालने के क्या फायदे हैं, सारे यही है। आसान है, वैसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो, पर मैं दो चार चीज पढ़ा देता हूँ। पहला कि देखो एनालाइज एंड इवेलुएट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी से हमें इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलती है कि नहीं? पैटर्न ऑफ डिमांड एंड फ्यूचर डिमांड कैसा होगा ये एस्टिमेट हम कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीडीपी में ये तो पता होता है कि कौन कौन से गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, है कि नहीं? कौन कौन से सेक्टर के, तो हमें ये पता चल जाता है कि किस सेक्टर में कितना डिमांड है। थर्ड, इकोनॉमिक वेलफेयर बताता है, अगर जीडीपी जिस देश का ज्यादा हो, कि जहाँ पे ज्यादा जीडीपी है, ठीक, तो वहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर होती है, डेवलपमेंट ज्यादा होती है। ठीक, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है। वैसे ही
जीडीपी से गवर्नमेंट को भी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने में मदद मिल जाता है। जीडीपी एक डेटा दे देता है कि कौन से सेक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही गाइड करता है हमें ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए। ठीक, यही सारी चीजें आप देख लेना, आसान है, 4-5 पॉइंट याद रखो हमेशा। ठीक, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया में होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर आता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, जो मैंने ये लिखा है। उसके भीतर एक आता है क्या, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। जो एनएएस है ना, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, ये मेजर करता है इंडिया में जीडीपी को या नेशनल इनकम को। ठीक, नेशनल इनकम को कौन मेजर करता है, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स मेजर करता है। अब देखो नेशनल इनकम का जो डेटा है वो क्वार्टरली पब्लिश करता है कि नहीं। और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये कि एक फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके मैंडेट अनुसार बजट के लिए जो फिगर लिया जाता है ना, फिजिकल टारगेट के लिए, उसके लिए हमेशा जो है जीडीपी करेंट प्राइस वाला, करेंट प्राइस पे, जिसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी को ध्यान देके, जाहिर सी बात है करेंट प्राइस पे जीडीपी कितना है उसी को ध्यान देके आप बजट बना रहे हो, देश का फाइनेंशियल टारगेट सेट कर रहे हो। तो बेस ईयर आज से 10 साल पहले का प्राइस लेके थोड़ी ना कर सकते हो। और सारा पर्पस के लिए अगर बेस ईयर जो है कि कांस्टेंट प्राइस किस साल का लेके जीडीपी निकाले, तो पहले बेस था 4-5, अब वो रिवाइज हो गया है 12-13, सॉरी 11-12। ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखोगे, हल्का पूछेगा कि ये नेशनल इनकम इंडिया में कैसे मेजर होता है, तो थोड़ा बहुत आपको याद रहनी चाहिए। वैसे रीजनल सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट इन इंडिया, देखो इंडिया में क्या है ना कि हर एक स्टेट अपना जीडीपी निकालता है और स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है वो निकालता है। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है कि हर एक स्टेट अपना निकालते हैं। एक तो ये रहा, हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अपना अपना जीडीपी निकालते हैं कि स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का क्या है एस्टीमेट, एक तो स्टेट लेवल पे और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो पर कैपिटा स्टेट इनकम निकालना हो तो टोटल स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं स्टेट के पॉपुलेशन से। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो एक स्टेट को, मतलब फॉर एग्जांपल रेलवे मान लो, रेलवे जो एक स्टेट के बाउंड्री से, मतलब बॉर्डर से दूसरे स्टेट तक गया होता है। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैवल करता है तो क्या एक ही स्टेट के भीतर करता है, नहीं, एक जगह से मान लो यहाँ से कहीं जाना हो और 2 स्टेट 3 स्टेट को क्रॉस करके जा रहा है, तो उसकी सर्विस का इनकम किसकी जीडीपी में आएगा। वैसे रीजन को बोलते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर, जो कि कट करता है अक्रॉस द स्टेट बाउंड्री, बहुत सारे स्टेट बाउंड्री से होके गुजरता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी होगा कहीं पे, जैसे रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया। तो ये तो देखो, एक तो इकोनॉमी की जब जीडीपी एज अ होल निकलती है उसमें इसको लेते ही हैं। ठीक, प्लस स्टेट में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट इंडिकेटर के बेसिस में स्टेट में बांट दिया जाएगा। ठीक, एक मतलब रीजनेबल बेसिस के बेसिस पे, वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाएगा उसका, है कि नहीं। चलो अगला है की टर्म्स। की टर्म्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, जितने भी प्राइवेट सेक्टर को होने वाले इनकम है वही है प्राइवेट इनकम। तो नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट वाला पहले हटा दो कि गवर्नमेंट को उसके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कितना इनकम आ रही है प्लस गवर्नमेंट इंटरप्राइज का प्रॉफिट, तो प्राइवेट सेक्टर का बचेगा। लेकिन उसमें एक आध चीज और जोड़ने हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक तो ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में नहीं है पर प्राइवेट सेक्टर को तो मिलता है ना। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग हाउस होल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें हाउस होल्ड भी जुड़े होते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, गवर्नमेंट ने जो डेट ले रखा है देश में उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम ही हुई ना, तो वो भी लेना है। ठीक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता है, जिसको कंज्यूम करके फाइनल गुड्स बनता है। प्रोडक्शन बाउंड्री थोड़ा देख लेना कि प्रोडक्शन बाउंड्री ये जो है ना, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट ये तय करता है प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होनी चाहिए। प्रोडक्शन बाउंड्री में जितने प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं, जो जो सेक्टर आते हैं, सब काउंट होते हैं
जीडीपी या नेशनल इनकम निकालते टाइम जो नेशनल क्लास इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में लगभग जितने भी गुड्स है वो सारे कवर्ड है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। इकोनॉमिक बैड मैंने बताया था कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में जैसे कि जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्राइम, पॉल्यूशन, ईटीसी, जो वर्सअप बनाते हैं हमें, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैड। या फिर कुछ ऐसे इलीगल ट्रांजेक्शन जो जीडीपी या नेशनल इनकम निकालते टाइम हम यूज नहीं कर रहे थे, नहीं ले रहे थे इलीगल ट्रांजेक्शन को, नॉन रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन को, सब इकोनॉमिक बैड में आता है। इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसको हम मार्केट प्राइस में मेजर करते हैं, जिसको हम एक्टिविटी को प्रोडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को ताकि प्रोड्यूस क्यों करे होते हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विस, सेल करने के लिए, है कि नहीं। दैट कैन बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। नॉन इकोनॉमी मतलब जिसको मार्केट प्राइस पे नहीं मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर वालों के लिए सर्विस, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और किसी बच्चे से 200 रुपया लेता हूँ, ठीक, ये सर्विस जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक, पर मैं किसी को फ्री में पढ़ा दूं, मेरे घर का ही कोई मेंबर को, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ डिफरेंस देखो पर्सनल और प्राइवेट इनकम में। एक तो मीनिंग लिख दोगे डिफरेंस में, जो कि सिंपल है, दोनों हमने पढ़ा है, पर्सनल इनकम भी ऊपर, प्राइवेट इनकम में। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट का ही तो भीतर पर्सनल आता है। फॉर्मूला देखो, प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट अपना टैक्स पे कर देगा, ठीक, प्राइवेट इनकम में इंटरप्राइज, प्राइवेट इंटरप्राइज का भी आता है, और रिटेन अर्निंग घटा देगा तो बचा हुआ पर्सनल इनकम है। इसी फार्मूले को इधर तोड़ मरोड़ के लिख लेना कि प्राइवेट इनकम कैसे आएगा, पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ के और रिटेन अर्निंग जोड़ के। पर्सनल इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, पहले में तो मीनिंग लिख देना, दोनों का मीनिंग आपने पढ़ा है। दूसरा, पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट जुड़ती है, पर नेशनल इनकम निकालते टाइम ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते। थर्ड, पब्लिक सेक्टर का इनकम नहीं आता पर्सनल इनकम में, लेकिन पब्लिक सेक्टर का इनकम नेशनल इनकम निकालने, नेशनल इनकम मतलब पूरा देश का, है कि नहीं, तो पब्लिक सेक्टर का भी आता है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, देखो पहले में तो मीनिंग ही लिख दो, जिसका भी डिफरेंस है पहले में मीनिंग लिख दो। फैक्टर इनकम मतलब इनकम जो एक्रू अराइज होता है किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ट्रांसफर इनकम जिसके लिए हम वो तो लेते हैं, ट्रांसफर में रिसिप्ट होती है पर सर्विस रेंडर नहीं करते, विदाउट रेंडिंग ऑफ एनी सर्विस इन रिटर्न। दूसरा, ये डिफरेंस लिख सकते हो कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम निकालते टाइम नहीं लेते। तीसरा, फैक्टर इनकम एक अर्निंग कंसेप्ट है कि कमाया उस चीज को प्रोडक्शन में मदद करके, पर ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया फिर भी मिल गया। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एक तो मीनिंग लिख दोगे। दूसरा, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते। तीसरा, एग्जांपल लिख देना फाइनल गुड्स का। कंजम्पशन वर्सेस कैपिटल गुड, देखो कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वांट्स को हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, पर ये नहीं करता। इसका लाइफ ज़्यादा होता है कंजम्पशन का, कैपिटल गुड्स मशीनरी वगैरह का लाइफ, सॉरी इसका कम होता है कंजम्पशन गुड्स का, मशीनरी वगैरह का लाइफ लाइफ ज़्यादा होता है। कंट्री का प्रोडक्शन बेस ये बढ़ाते हैं, तीसरा डिफरेंस, पर ये नहीं बढ़ाता। ये तो कंजम्पशन गुड्स है ना, तो प्रोडक्शन बेस कैसे बढ़ाएगा कंट्री का। चलो चैप्टर खत्म हुई। आराम से अब चैप्टर को आप रिवाइज कर लो एक बारी, और क्वेश्चन बनाने बैठो, बुक में डाल दूंगा, एकदम पूरी क्वेश्चन अपडेटेड है बुक के अंदर। आराम से बुक से क्वेश्चन बनाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लॉजिक क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला रिवीजन लेक्चर के साथ।